अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इंतहाई आसान चैप्टर है। आज इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट इसको वो जो बोलते हैं वन शॉट वीडियो, इसमें एमसीक्यूज़ क्या हैं, शॉर्ट क्या हैं, लॉन्ग क्या हैं, एक एक चीज़ इस चैप्टर की करेंगे। बेटा अगर आपको ये चैप्टर पहले आता भी है तो इसको एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें एनिमेशन वगैरह का यूज़ किया है और उनको एनिमेशन के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की कि ये एक्चुअली है क्या ये चैप्टर, इसमें फिर शॉर्ट कौन से बनते हैं, क्योंकि ये बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, एमसीक्यूज़ भी हैं, शॉर्ट भी हैं। तो आपको अगर ये चैप्टर पहले आता भी है तो आप वीडियो सुनेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट हैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक ये डन नहीं किया तो ये वीडियो बेटा कर ले, इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर जो है हर लिहाज से शॉर्ट, एमसीक्यूज़, लॉन्ग के हवाले से डन हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। बेटा मैंने बुक पे मार्किंग की है, पॉइंट्स भी बनाए हैं ताकि आप अपना लेक्चर भी नोट कर सके कि इस पॉइंट में हमें क्या क्या चीज़ें एक्चुअली लिखनी होती हैं, करनी होती है। तो मतलब कहने का ये एक पूरी एक मुकम्मल वीडियो है। वीडियो आपकी डन होगी तो इंशाल्लाह ये चैप्टर भी आपका डन हो जाएगा। पहला बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, पहला टॉपिक में ये 3-4 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन ही बन रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, इसमें हमारे बस ये आपको इतना लिखना होगा, उस बुक की वर्डिंग कर ले। मेरा कहना है कि आप इसको कॉन्सेप्ट को लें, लेकिन ये बुक की वर्डिंग तकरीबन सेम है। बेटा आप इस वर्डिंग में मैं बाद में आता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ कि जब हम रोज़मर्रा हम खाना खा रहे होते हैं, अब उस खाने के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे और वो मिल के बड़े मॉलिक्यूल, जैसे हमारी चर्बी है, गोश्त है, बनाएंगे। ये केमिकल रिएक्शन हुआ। हम भाग रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारे जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, जैसे हमारे जिस्म के अंदर चर्बी है, ये चीज़ें हैं, तो ये पिघल के, ये टूट के छोटे मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर ना केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये जितने भी केमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो छोटे मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं या बड़े मॉलिक्यूल टूट कर छोटे मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इस सारे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। हमारी जो लिविंग थिंग के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं इनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म वो कहते हैं कि कैटाबॉलिज्म भी होते हैं और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है बड़े मॉलिक्यूल का टूट के छोटे मॉलिक्यूल में बनना, और एनाबॉलिज्म ये अभी हम देखेंगे, एनाबॉलिज्म छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बड़े मॉलिक्यूल का बनना। तो मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट हैपन इनसाइड अ लिविंग organism. It has two type, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब क्वेश्चन इज, ये अगेन एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है। देखिए कैटाबॉलिज्म इज ब्रेक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। बहुत आसान सी बात है, हमारी बॉडी के अंदर फैट्स होती है, चर्बी होती है, तो जब आप भागते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है। तो उस एनर्जी के दौरान क्या होता है कि जो आपके वो बड़े मॉलिक्यूल फैट्स और फैट थी, चर्बी थी, वो टूट के इन चीज़ों में बन जाती है। यानी ये जो बड़ा मॉलिक्यूल था टूट के छोटे मॉलिक्यूल में बन गया। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स और बड़ा मॉलिक्यूल टूट के सिंपल और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म ब्रेक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। सिंपल अगर आप देखें, भाग रहे हैं तो आपकी चर्बी पिघलेगी, यानी जो आपकी चर्बी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो टूट के सिंपल मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाएगी और आपको एनर्जी मिलेगी। अच्छा, इसी तरह पौधों में भी सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो ग्लूकोज वो बनाते हैं वो टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उस एनर्जी को अपने काम में यूज़ लाते हैं। ये दो एग्जाम्पल हैं। तो सिंपल, बिल्कुल आसान रखे चीज़ों को। कैटाबॉलिज्म क्या है भाई, बड़े मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना। एग्जाम्पल है सेलुलर रेस्पिरेशन, या जो हम भागते हैं फैट्स टूटती है और हमें एनर्जी मिलती है, इसको लिपोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल इज सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज टूटती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है, और लिपोलाइसिस जिसमें फैट्स टूटती है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और फिर एनर्जी बनती है। ठीक है जी। कैटाबॉलिज्म में बनती ही एनर्जी, ये दोनों ही जो भी एग्जाम्पल होगी। इसके बाद एनाबॉलिज्म है बेटा, ये हमारा, ये भी अगेन इस पे बुक पे भी मार्क कर ले, शॉर्ट क्वेश्चन है। एनाबॉलिज्म हमारे पास इसका उलट, कैटाबॉलिज्म का उलट, यानी कैटाबॉलिज्म में था कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट के
छोटे सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं, जबकि एनाबोलिज्म क्या होते हैं कि ये बिल्ड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल, और इसमें एनर्जी यूज़ होती है। आप यूँ समझ लें जो हमारे हम खाना खाते हैं उससे हमारी चर्बी बन रही है, गोश्त बन रही है, तो हम खा सिंपल मॉलिक्यूल रहे होते हैं और उनसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड पौधे, अब जैसे मैंने अपनी खुराक की एग्जांपल दी, पौधे भी तो अपनी खुराक बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल है, वाटर को यूज़ करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल है। फोटोसिंथेसिस में जब वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो एनाबोलिज्म क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल से, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल है इनसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना, ये क्या कहलाता है, ये एनाबोलिज्म। मतलब इसी तरह जैसे आप खाना खा रहे होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस है, अमीनो एसिड सिंपल मॉलिक्यूल है, इससे प्रोटीन बन जाती है, तो ये हमारी क्या एग्जांपल होगी, एनाबोलिज्म की। ये मैंने इसकी पिक्चर रखी थी कि ये देखें, ये मसलन अब पौधे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा से, पानी लेते हैं, और सूरज की मौजूदगी में देखें ये कितने CO2 छोटा सा मॉलिक्यूल है, H2O छोटा सा मॉलिक्यूल है, और मिल के देखें कितना कम्प्लेक्स बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये हमारा ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो देखें सिंपल मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल का या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना, ये क्या कहलाता है, एनाबोलिज्म। तो टूटने का अमल बेटा, अगर हम इस दोनों को समराइज करें, टूटने का अमल ब्रेक डाउन होना कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का इनटू सिंपल मॉलिक्यूल कैटाबोलिज्म, और इन चीज़ों का बनना, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना, जैसे हमारे जिस्म, हम खाना तो सिंपल खाते हैं लेकिन उसमें गोश्त बन जाता है, हड्डियां बन जाती हैं, चर्बी बन जाती है, तो ये बनने का अमल जो होता है ये बिल्ड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये एनाबोलिज्म होता है। तो टूटने की एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन और लिपोलाइसिस, और एनाबोलिज्म की एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप जहन में बहुत रहेगा क्योंकि बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि पौधे अपनी खुराक बना रहे हैं, तो ये किसकी एग्जांपल है, एनाबोलिज्म की। प्रोटीन हमारे जिस्म में गोश्त बन रहा है, तो ये किसकी एग्जांपल है, एनाबोलिज्म की। ठीक है जी, लें जी, ये हमारे शॉर्ट थे। अब हम अपने लॉन्ग की तरफ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये बेटा। लॉन्ग इस टर्म में कि ये जितना ये पूरे का पूरा चैप्टर है, ये हमारी पुरानी 9th में भी था, और जब भी इस चैप्टर से लॉन्ग होता था, ये चैप्टर सब बच्चों का पसंदीदा भी होता है। मुझे उम्मीद है आपका भी ये पसंदीदा होगा क्योंकि आसान सा है, छोटा सा है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। ये एंजाइम से मार्क करें, डिफाइन एंजाइम, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ये आप यहाँ तक इसको यूज़ ऑफ, ये इससे पहले मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो अब यानी हम अपने असल चैप्टर पे आए हैं, क्योंकि ये जो ऊपर रिएक्शन हमने पढ़े हैं इन्हीं में एंजाइम यूज़ होते हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई ये एंजाइम है क्या। अगेन बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही, इसमें से शॉर्ट भी आने, तो ये इस तरह शॉर्ट भी बन सकता है कि व्हाट आर एंजाइम्स, इस तरह। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ये एंजाइम क्या भला होती है, ये क्या चीज़ होते हैं एंजाइम, हमारी बॉडी में ये क्या काम करते हैं, इनका ये सारी चीज़ें एंजाइम के बारे में इस चैप्टर में जो जो चीज़ें लिखी है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल सी डेफिनेशन पे आते हैं जो हमारा लॉन्ग का पार्ट है कि एंजाइम क्या है, और फिर देखेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट स्पीड अप रिएक्शन इन लिविंग थिंग। बेटा एंजाइम ना क्या चीज़ होते हैं, ये कैटालिस्ट होते हैं। अब कैटालिस्ट है ना, केमिस्ट्री की टर्म है। कैटालिस्ट अगर आपको याद हो, केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, मसलन हाइड्रोजन मिल के ऑक्सीजन मिल के पानी बना रही है, आप इसमें कोई छोटी सी चीज़ डाल दें, ऐसी चीज़ तो वो तेज़ हो जाए रिएक्शन, तो वो कैटालिस्ट कहलाता है, ठीक है। यानी कैटालिस्ट एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो पूरे रिएक्शन को तेज़ कर दे। मिसाल के तौर पे घरों में गोश्त निकल रहा होता, आप क्या करते हो, उसमें वो सोडा, मीठा सोडा डाल देते हो, या आलू निकाल रहे होते वो मतलब सही हो तो उनमें ये चीज़ सिरका डाल देते हो, तो वो क्या करते हैं एक्चुअली उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। तो एंजाइम का यही काम है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रिएक्शन इन लिविंग थिंग्स, दे आर नॉट यूज्ड अप ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब इसका मतलब है ये यूज़ नहीं होते, मतलब केमिकल रिएक्शन एक हो रहा है ना, मैं आपको इसमें कोई भी एग्जांपल, इसकी कोई सिंपल सी एग्जांपल दूं, ये देखें, लेट्स से कोई भी एग्जांपल हम इसको ले लें, ये एग्जांपल है, ये हाँ ये ठीक है। अच्छा अब
ये तो बल्कि थोड़ी सी, ये अब एंजाइम है हमारा, और ये हमारी लेट से सबस्ट्रेट बोलते हैं जो हमारी चीज़ जिस पे काम उसने करना होता है, ये एंजाइम है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट बन गई है, वो खुद यूज़ नहीं होंगे केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। मसलन अब ये सक्रोज थी, ठीक, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सक्रोज और पानी मिल रहा है और टूट के क्या बन रहा है, ये देखें फ्रक्टोज और ग्लूकोज बन रहा है। अब इसने एंजाइम ने क्या काम किया यहाँ पे, एंजाइम खुद यूज़ नहीं हुआ, ये अब पानी था ना, ये देखें पानी आया, ये खुद यूज़ हो गया है, ये देखें एक ऑक्सीजन इसकी इधर चली गई और एक हाइड्रोजन इधर चली गई, एक इधर, लेकिन जो एंजाइम है वो वैसे का वैसा पड़ा होता है, इसका कोई काम नहीं है, ये इस सबस्ट्रेट को, इस चीज़ को तब्दील कर देगा प्रोडक्ट में। लेकिन एंजाइम का काम यहाँ पे ये है कि इस रिएक्शन को, जो ये टूटने का रिएक्शन था, इसको ये स्पीड अप करता है, ठीक है, इस पे थोड़ा बहुत काम करके इस तरह इसको, इस रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है। एंजाइम खुद यूज़ नहीं होगा, आप देखें एंजाइम वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, बाकी जो चीज़ें आई थी वो यूज़ हो गई, एक नई चीज़ बन गई, लेकिन ये खुद यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा एंजाइम का कॉन्सेप्ट था, हालांकि बात छोटी थी, मैंने जानबूझ के इसको बड़ी किया ताकि आपके जहन में एंजाइम का कॉन्सेप्ट आए। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो रिएक्शन को तेज कर दे। तो एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रिएक्शन इन लिविंग थिंग। दे आर नॉट यूज्ड अप ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये खुद यूज नहीं होते रिएक्शन में। ईच एंजाइम वर्क ऑन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। इस पे बेटा हम आगे बात भी करेंगे इस लाइन पे कि मिसाल के तौर पे अगर ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट कहते हैं जिस रिएक्शन, जिस चीज़ के रिएक्शन को वो तेज़ करता है एंजाइम, ये जो चीज़ है इसको सबस्ट्रेट बोलेंगे। फिर सबस्ट्रेट से मिल के प्रोडक्ट बनती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब ये एंजाइम है, ठीक है, ये एक एंजाइम है ये वाला। अब सबस्ट्रेट वो होगा जो जिस चीज़ पे आपने काम करना है, ठीक, यहाँ कोई और, ये सबस्ट्रेट है, यानी इसको तोड़ना है ना, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल था, इसको तोड़ना है, तो ये एंजाइम इसके लिए यूज़ होगा। बाकी को छोड़ दे क्या है, तो ये चीज़ जो होगी जिस पे एंजाइम ने काम करना है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि हर एंजाइम के लिए ना, मतलब ये सबस्ट्रेट है तो इसके लिए यही वाला एंजाइम जो है वो फिट होता है, कोई और एंजाइम इस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये इसके अंदर घुसेगी। इसी तरह अगर हम कोई और भी देखें, ये वाली इसकी एग्जांपल होगी। अब ये वाली यहीं फिट हो सकती है सबस्ट्रेट, तो हम इसलिए कहते हैं कि एक एंजाइम जो होता है ना, वो एक हर सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है बेटा। मसलन एक चीज़ एक रिएक्शन को तेज़ कर रही है, ज़रूरी नहीं है वो हर चीज़ के ही रिएक्शन को तेज़ कर देगी, क्योंकि अब ये एंजाइम है, अब इसमें ये यहीं फिट होगा, ये जो सबस्ट्रेट है ये यहीं फिट हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि यही वाला एंजाइम उठाऊं और मैं यहाँ लगा दूं, ये यहाँ लगा दूं, वो काम ही नहीं करेगा क्योंकि वो उसके अंदर फिट ही नहीं होगी। तो बेटा ये हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ले जी, बस हमने जो एंजाइम की बात करनी थी कर ली, अब हम कैरेक्टरिस्टिक करेंगे। अभी हमने इसमें क्या कहा है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारे रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं, ये खुद यूज़ नहीं होते रिएक्शन के अंदर। और दूसरा, हर एंजाइम जो है वो एक ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट यानी चीज़ पे काम करते हैं, ये नहीं है कि हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट पे हर चीज़ पे काम करे। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की, ये जो हम एंजाइम्स अभी हमने देखे हैं इतने सारे, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये किस तरह के होते हैं, इनके बारे में हमें बताएं, कैरेक्टरिस्टिक बताएं। तो सबसे पहले हम इसकी केमिकल नेचर की बेटा बात करते हैं। तो केमिकली ये किस क्या होते हैं, ये प्रोटीन होती हैं सब, ठीक है। एंजाइम्स क्या होती हैं, केमिकली प्रोटीन होती हैं जो अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। तो अब देखिए कोई आपसे पूछे भाई ये जो एंजाइम आप कर रहे हो, ये वाली चीज़ें, ये अब एंजाइम है, ये रेड कलर के ये एंजाइम है, ये वाला एंजाइम है, हमें बताओ ये किससे मिलके, ये क्या चीज़ होती है। तो आप कहेंगे कि ये प्रोटीन होती है। किससे मिलके बनती हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनती है, ठीक है बेटा। तो एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन मेड ऑफ मैनी अमाइनो एसिड, 100 से 1000 तक ये अमाइनो एसिड बनाते हैं सम। अच्छा, बाज आरएनए, ये भी एक हमारे कंपाउंड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी
एंजाइम होते हैं बाज़ रिएक्शन के अंदर, तो ऐसे आरएनए जो एंजाइम होते हैं इनको राइबोजेम्स बोलते हैं, और ये राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया और वायरस के अंदर भी मौजूद होते हैं, क्या, राइबोजेम्स। बेटा मैं केमिकल नेचर ऑफ जो केमिकल नेचर ऑफ इसकी एंजाइम की बात करूं, कोई आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स, तो हमारा आंसर होगा कि एंजाइम्स जो हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन होती हैं जो अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं, और एक हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल होता है जिसको आरएनए बोलते हैं, तो ये भी एक एंजाइम की तरह काम करते हैं। और आरएनए तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे आरएनए जो एंजाइम भी होते हैं उनको हम राइबोजाइम्स बोलते हैं। राइबोजाइम्स कहाँ मौजूद होते हैं, हमारी बॉडी में जो राइबोसोम्स होते हैं वहाँ मौजूद होते हैं, और ये कुछ बैक्टीरिया और वायरस में भी मौजूद होते हैं। तो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा बेटा मैंने कोशिश की है कि जो इसकी मतलब ये आपका ना जो बुक के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो सारी कवर हो। अब ये वाली बात यहाँ से ली है और राइबोसोम वाली यहाँ से ली है, तो ये दोनों ही आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ना कोई लाइन नहीं छोड़ी, इस तरह इसको डिज़ाइन किया ताकि आप सुने तो ये आपका सारा पूरा हो, ठीक है। और वर्डिंग मैंने सारी बुक वाली ही कोशिश की है ली है। इसके बाद बेटा हम क्या बता रहे हैं, ये एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमने इसकी केमिकल नेचर तो बता दी, अब हम बताने लगे हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, कि उसकी जो एंजाइम है ना, एंजाइम इनकी शेप कैसी होती है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो वो बताने लगे हैं। तो वो कहता है कि इनकी जो शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है, देखिए इस तरह की 3D होती है, ग्लोबुलर टाइप होती है, ग्लोब टाइप होती है, 3D शेप होती है एंजाइम्स की शेप, ठीक है। क्या होती है, ग्लोबुलर, ये देखिए 3D टाइप होती है। वो कहता है कि इनकी शेप ये इसलिए होती है कि ताकि जो इनके अंदर सबस्ट्रेट है, जो जिस चीज़ पे इन्होंने काम करना होता है वो उसके अंदर फिट बैठ जाती हैं। तो अब हम इसकी वो पढ़ लेते हैं वर्डिंग। एंजाइम हैव अ 3 डायमेंशनल 3D ग्लोबुलर शेप होती है। इस शेप का क्या, कोई अब देखिए बोर्ड में ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो दिस शेप हेल्प देम मेक एक्टिव साइट दैट फिट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, ये बेटा आगे जाके हम एक्टिव साइट पढ़ेंगे, ये वाली एक्टिव साइट है, ये वाली, ठीक है। इसी तरह इसकी एक्टिव साइट ये है, इसी तरह कोई और देख ले, इसकी एक्टिव साइट ये है, कि जो हमारे एंजाइम होते हैं इनकी ये 3D शेप क्यों होती है, इसलिए होती है कि जो ये वाली एक्टिव साइट होती है, तो ये सबस्ट्रेट ये इसके अंदर फिट हो जाता है जाके, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है ना, तो इनकी एक्टिव साइट 3D इसलिए होती है कि ये जाके इसके अंदर फिट हो जाता है। तो ये है दिस शेप हेल्प देम मेक एक्टिव साइट दैट फिट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ठीक है जी। तो ये अब हमने 2 बातें कर दी एंजाइम के बारे में, एक केमिकल नेचर बता दी है उसकी, दूसरा उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बता दी है। फिर वही बात हम रिपीट कर रहे हैं, स्पेसिफिसिटी, कि एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक टू द रिएक्शन दे कंट्रोल। अब वही जो हम अभी बात करके आए हैं, स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि एक एंजाइम जिस रिएक्शन के लिए काम करेगा वो उसी के लिए कर सकता है। अब मिसाल के तौर पे ये देखें, अब ये वाले एंजाइम ये एंजाइम है ना, ये वाला एंजाइम है इस सबस्ट्रेट के लिए काम कर रहा है। अब इसी तरह ये वाला एंजाइम है इन सबस्ट्रेट के लिए काम कर रहा है, ये वाला एंजाइम है इस सबस्ट्रेट के लिए काम कर रहा है। तो वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, अब आप खुद भी देखें, ये वाला एंजाइम है, इस प्रोडक्ट को इसने तोड़ना है, ये रिएक्शन होना है, टूट गया, कि यही वाला एंजाइम इधर फिट होगा, भाई नहीं होगा। इन सबस्ट्रेट की जो शेप है वो अलग है, इसकी शेप अलग है। तो हर एंजाइम बड़ा स्पेसिफिक होता है, जो एक ख़ास रिएक्शन के लिए काम करता है, हर रिएक्शन के लिए वो काम नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी, कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक टू द रिएक्शन दे कंट्रोल। जिस रिएक्शन को वो कंट्रोल करते हैं वो उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं। एग्जाम्पल उसने दे दिया, मेलेज फॉर एग्जाम्पल वर्क ओनली टू ऑन स्टार्च एंड चेंज इनटू सिंपल शुगर, यानी स्टार्च को तोड़ने के लिए, शुगर में कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम यूज़ होता है। अब ज़रूरी नहीं है बाकी चीज़ों को तोड़ने के लिए भी यही एंजाइम यूज़ हो, तो वो स्पेसिफिक होता है। बेटा हमने करेक्टरिस्टिक्स में उसकी 3 बातें कर ली एंजाइम की, एक उसकी नेचर बता दी कि ये प्रोटीन के बने होते हैं, उनकी 3D शेप होती है और वो स्पेसिफिक होते हैं। तो इसके साथ साथ बेटा आपने ये भी चीज़ साथ बता देनी है, क्योंकि ये भी हमारी इसी के अंदर आएगी। तो हमने स्पेसिफिसिटी बता दी, यहाँ तक आपने ये वाला लॉन्ग करना है, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद है जी हमारा इंटर सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। बड़ी आसान सी बात है, बहुत सिंपल सी टर्म है, इंटर और एक्स्ट्रा सेलुलर। मैं पहले आपको इसकी चीज़ दिखा दूँ। इसमें
ये यहाँ पे होगा, कहाँ गया ये, नो इधर गई वो शेप। अच्छा बाज, हाँ ये वाली। अब ये मेरा सेल है, बाज ऐसे हमारे जो इंजाइम होते हैं जो सेल के अंदर बैठ के काम करते हैं, बाज ऐसे होते हैं जो सेल के बाहर बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं। तो जो सेल के अंदर बैठ के काम कर रहे होते हैं उसको इंट्रा सेलुलर, सेलुलर के सेल के अंदर, और जो सेल के बाहर बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं उसको एक्स्ट्रा सेलुलर। मतलब ये उनकी सिंपल जगह का लोकेशन क्या है, ऐसे जो इंजाइम जो हमारे सेल के अंदर होते हैं वहाँ काम करते हैं उनको इंट्रा सेलुलर, और जो बाहर बैठ के करते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर। ये इसका यानी बेस्ड ऑन द लोकेशन, ये जो इंट्रा और एक्स्ट्रा की वर्क इनसाइड द सेल, इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स वर्क इनसाइड द सेल, सेल के अंदर काम करते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो हैं वो आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल काम करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम है हमारे मैदे के अंदर, वो सेल के अंदर नहीं घुसते बल्कि बाहर बैठ के काम करते हैं, हमारे मैदे के अंदर काम करते हैं, जो अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर नहीं घुसते। ठीक है, तो ये इंट्रा और एक्स्ट्रा है बेटा, ये इस सारे के अंदर यही चीज़ लिखी है। एंजाइम कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लोकेशन where they function. Intracellular enzyme operate within the cell, enzyme of जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन है, और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स आर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल टू कैटलाइज। अब ये इन मुश्किल बात को मैंने यहाँ सिंपल में लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं सिंपल। उसने पूरी ये बात क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑन द लोकेशन, कैसे सेल जो इनसाइड, ऐसे एंजाइम जो इनसाइड द सेल काम करते हैं वो इंट्रा सेलुलर, जो आउटसाइड द करते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ठीक है, इसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बार बार आता है, को फैक्टर ऑफ एंजाइम। जैसे ये वाला टॉपिक अब हम करने लगे, को फैक्टर ऑफ एंजाइम बहुत बार बोर्ड में शॉर्ट आता है। तो ये आपका एक यहाँ बनेगा और दूसरे ये दो शॉर्ट बन जाएंगे, ये दो आपके पक्के पक्के शॉर्ट बन सकते हैं। ये बेटा NADP है, जो ये थोड़ा कट रहा है, नज़र नहीं आ रहा आपको, NADP। ठीक है, तो को फैक्टर क्या होते हैं? अच्छा अब देखिए, को फैक्टर का मैंने ना आपको समझाता हूँ। अब ये एक एंजाइम है, ये आप एंजाइम देख रहे हैं, ये चीज़ इसमें बिल्कुल फिट हो गई है। ये एंजाइम देख रहे हैं, अब ये चीज़ इसके अंदर देखें जाके बिल्कुल फिट हो गई है। ये तो चले इसकी। अब बाज़ एंजाइम ऐसे होते हैं ना जो इस सबस्ट्रेट के लिए तो अच्छे हैं नेचर वाइज, लेकिन ये चीज़ उसमें फिट नहीं हो रही, तो इनको को एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। अब देखें, लेट से इसका ये को एंजाइम है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इसकी शेप देखें ऐसे, देखें अब ये जब इसके अंदर आएगा सबस्ट्रेट जिस पे उसने काम करना है, तो ये बिल्कुल इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो को फैक्टर का मकसद देख रहे हैं। इसी तरह आप कोई और देखें, ये एक एंजाइम है, अब ये नेचर वाइज तो इस सबस्ट्रेट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शेप उसकी देखें फिट नहीं हो रही। तो ये देखें, जब हम को एंजाइम को यहाँ रख दिया तो ये देखें, ये मकसद क्या कहने का हुआ कि जो को एंजाइम होते हैं एंजाइम की वर्किंग को स्पीड अप कर देते हैं, और तेज़ कर देते हैं, और अच्छा बेहतर कर देते हैं, वो देखें फिट हो जाएगा। तो ये को एंजाइम का काम है। ठीक है, अब हम वर्डिंग पढ़ते हैं जी। को एंजाइम्स, मैनी एंजाइम्स नीड एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल। देखें उसको ज़रूरत थी ना कॉल्ड को फैक्टर टू वर्क प्रॉपरली। बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं, अच्छा हर एक को नहीं ज़रूरत पड़ती, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा है। अब देखिए, इसको नहीं ज़रूरत, इसको नहीं ज़रूरत, इसको भी नहीं ज़रूरत, लेकिन देखिए इस एंजाइम को प्रॉपरली काम करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, को एंजाइम। तो मैनी एंजाइम्स नीड एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल कॉल्ड को फैक्टर टू वर्क प्रॉपरली। एक एंजाइम को अपना काम प्रॉपरली करने के लिए जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती हैं उनको, यानी जो एंजाइम की हेल्प करेंगे, तो वो कोफैक्टर कहलाते हैं। फिर ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, एक होते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो इनऑर्गेनिक है जैसे मेटल आयन है या मैग्नीशियम है, इनको इनऑर्गेनिक बोलते हैं, और ऑर्गेनिक की मज़ीद दो हैं। अब ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ऑर्गेनिक फैक्टर जो हैं वो कौन कौन से हैं वो बताएं। तो ये देखें, ये बोर्ड का ये, चाहे आप इसको SQ मार्क भी कर लें यहाँ पे, कि प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम। अच्छा बेटा, प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम जो हमारे होते हैं, अब ये देखिएगा इसको एक बार, प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली अटैच्ड टू द एंजाइम लाइक बायोटिन एंड हेम ग्रुप, जो कि कोएंजाइम्स आर लूजली अटैच्ड एंड मे लीव ड्यूरिंग द रिएक्शन लाइक NAD और NADP। अब यहाँ मैं आपको ना ये दिखाता हूँ, ये हमारे हो गए
इस पे। अब हमें पता है कि इस कोएंजाइम की ज़रूरत है। अब ऐसे एंजाइम जिनमें कोएंजाइम पक्के पक्के उनके साथ ही रहते हैं, फिट रहते हैं, तो उनको प्रोस्थेटिक कोएंजाइम बोलते हैं। ऐसे एंजाइम जो उसके साथ पक्के पक्के फिट नहीं रहते, मतलब वो कभी उसके साथ जुड़ जाएंगे, कभी इसमें से निकल जाएंगे, तो जब रिएक्शन की ज़रूरत पड़ी तो ये जुड़ गए फिर भाग गए, तो ऐसे हमारे पास जो एंजाइम होंगे उनको कोएंजाइम कहेंगे। ठीक है। प्रोस्थेटिक एंजाइम्स कौन से हैं? आर टाइटली अटैच्ड टू द एंजाइम, जो पक्के पक्के जुड़े होते हैं, लाइक बायोटीन है या हेम ग्रुप है, ये दोनों क्या कहलाते हैं? प्रोस्थेटिक एंजाइम। और जो कोएंजाइम्स हैं आर लूजली अटैच्ड एंड मे लीव ड्यूरिंग द रिएक्शन, NAD NADP, कि ये कभी जुड़ गए कभी निकल गए, तो ये हमारे कोएंजाइम्स होंगे। ठीक है। तो प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम में डिफरेंस हो गया। इसके बाद है बेटा एंजाइम एक्शन इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, मेटाबॉलिक जो यही मेटाबॉलिज्म और टूटने का अमल है, तो मल्टीपल एंजाइम वर्क स्टेप बाय स्टेप इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ये हम यहाँ से ये देखें, ये कर रहे हैं एंजाइम एक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो जो हमारे एंजाइम है ना, वो क्या करते हैं? मल्टीपल एंजाइम वर्क स्टेप बाय स्टेप इन कॉम्प्लेक्स, यानी कोई बड़ा मॉलिक्यूल है ना, जैसे ये बड़ा मॉलिक्यूल है, अब इसको तोड़ने के लिए ना एक की ज़रूरत नहीं है, एक इस एंजाइम की ज़रूरत है, फिर एक लेट से इस एंजाइम की ज़रूरत है। ठीक है। अब होता क्या है कि ये यहाँ से तोड़ देगा, इसने अपना काम किया, अब जो इसकी बाकी प्रोडक्ट बची ये इसको भेज देगा, फिर ये अपनी तोड़ देगा, फिर अगले एंजाइम को भेज देगा। तो वो कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा एंजाइम मिलके काम करते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ईच एंजाइम कंट्रोल वन स्टेप, मसलन इसका काम था ये तोड़ना, फिर आगे इसका काम था ये तोड़ना, तो ईच एंजाइम कंट्रोल वन स्टेप, द प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम बिकम द सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट एंजाइम। बेटा ये प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट में ये चीज़ देख लें। देखें मैं आपको ये, बल्कि यहाँ हमने इमेज में भी देखा था, जैसे कि ये देखें, कहाँ गया, ये पड़ा हुआ है ये। अब देखिए जो चीज़ आ रही है ये इसको, हाँ ये देख लें, ये सक्रोज था, अब ये सबस्ट्रेट है। ठीक है। जो चीज़ पे रिएक्शन होने से पहले सबस्ट्रेट है, जब ये टूट के दो चीज़ें बनाई हैं तो ये प्रोडक्ट है। ठीक है। ये चीज़ क्या है? सक्रोज क्या थी? सबस्ट्रेट, यानी जो चीज़ आई है। जब इसने एंजाइम ने अपना काम कर दिया तो जो नई चीज़ बनी है ये क्या है? हमारी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे अब देखें द प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम, अब जो स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, मसलन ये 4 एंजाइम का यहाँ पे काम है, इसने जो काम करना था अपना किया और आगे भेज दिया, तो जो ये चीज़ आई थी ये सबस्ट्रेट थी, अब आगे जो भेजी है, जाहिर है जो एंजाइम ने अपना काम कर दिया तो ये प्रोडक्ट बन गई। अब आगे वो कह रहा है कि इस चीज़ की सबस्ट्रेट आगे जाके क्या बन जाती है? अगले की प्रोडक्ट बन जाती है। या जैसे आगे अभी जो एंजाइम है, ये बैठा हुआ एक एंजाइम है, इसने ये चीज़ तोड़ी और एक नई चीज़ बना दी, तो ये प्रोडक्ट हो गई। अब यही प्रोडक्ट इस एंजाइम के लिए क्या होगी? ये इसके लिए सबस्ट्रेट होगी। बात समझ आई है? ये नहीं आई? मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि भाई हमारा वन शॉट वीडियो है, तो इसमें हमारी एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखिए लेट से ये एंजाइम है, ये हमारी वो चीज़ है जिस पे उसने काम करना है, तो रिएक्शन से पहले ये सबस्ट्रेट कहलाती है। क्या कहलाती है? सबस्ट्रेट। अब ये इस पे काम करेगा, इसको तोड़ेगा, या जो भी चीज़, अब जो नई चीज़ बनेगी, लेट से इससे ये नई चीज़ बन गई। ठीक है। ये दो नई चीज़ इससे बन गई। ठीक है। तो अब ये सबस्ट्रेट है, जब नई चीज़ बन गई तो ये क्या बन गई? प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसने अपना काम करके आगे भेज दिया, ये सबस्ट्रेट इसने अपनी प्रोडक्ट बना के आगे भेज दी, प्रोडक्ट पी। ठीक है। अब ये आगे एंजाइम के पास जाएगी, तो आगे एंजाइम और एक और बैठा है जो जिसने और अपना काम इस पे करना है। तो अब देखें इस एंजाइम के लिए तो ये सबस्ट्रेट है, क्योंकि उसके पास आ रही है। बात समझ आई? तो हर जो एक एंजाइम की प्रोडक्ट है, अगले के लिए क्या हो सकती है? सबस्ट्रेट हो सकती है। द प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम बिकम द सबस्ट्रेट ऑफ द नेक्स्ट एंजाइम। इस पूरे में हमने क्या बताया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप एंजाइम काम करते हैं और मिल के काफ़ी सारे एंजाइम काम करते हैं। हर एंजाइम का अपना एक काम होता है, वो अपना काम करके अगले एंजाइम को भेज देता है, और जब वो अगले को भेजता है तो जो कहता है कि पहले की प्रोडक्ट अगले के लिए सबस्ट्रेट बन जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा हमारा अब लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कि यूज़ ऑफ एंजाइम इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। एंजाइम जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो है
कैसे यूज़ होते हैं ये देख लेते हैं जी। बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें हैं, बस यूज़ हमने बताने हैं। ये क्वेश्चन अगेन इसी तरह आएगा कि डिफाइन एंजाइम, एक्सप्लेन द यूज ऑफ एंजाइम इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो ये छोटे छोटे इसमें है। पहले तो हम बेटा याद रखें कि ये कहाँ यूज़ हो रही है, फूड इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, और बायोलॉजिकल डिटर्जेंट में, और फर्मेंटेशन इंडस्ट्री के अंदर। अब देखिए जी फूड इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। अब जो आप खमीर उठा, जब आप स्टार्च से इस सिंपल शुगर बना रहे होते हैं, ब्रेड बना रहे होते हैं, रोल बना रहे होते हैं, बंस बना रहे होते हैं, ये चीज़ बन रही है फूड की इंडस्ट्री में। ये जो आपका आटा या मैदा है उससे खमीर उठा रहे होते हैं, तो उसके अंदर वो इंजाइम डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे फूड इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। तो आपने कितने लफ्ज़ बोले कि स्टार्च से शुगर बनाते हैं फूड में, असल में हम फूड इंडस्ट्री क्या बना, स्टार्च से शुगर। अब नाम याद रखने हैं, ब्रेड बन रही है, बन बन रहे हैं, रोल बन रहे हैं, चीज़ बन रही है, पनीर वगैरह। तो ये जो जितनी भी फूड इंडस्ट्री है ना, जो बेकरी पे अब जाते हैं चीज़ें, ये सारी ही इंजाइम्स इसमें डालने पड़ते हैं हमें ताकि वो रिएक्शन हो जाए। फिर पेपर इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होते हैं, जब आपका पेपर बनता है ना वो हार्ड होता है। आप देखें, आप अपनी बुक का पेज कितना सॉफ्टली उसको मोड़ देते हैं, तो एक्चुअली उसके ऊपर ना स्टार्च की एक तह बनाई होती है, जो उस वो जो इंजाइम ब्रेक स्टार्च एंड मेक इट लेस थिक, वो जो हार्ड बना होता है, थिक बना होता है, उसको वो कम कर देता है उसकी थिकनेस को। दिस हेल्प इन मेकिंग पेपर, यानी पेपर में भी इंजाइम यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा बायोलॉजिकल डिटर्जेंट में यूज़ हो रहे हैं। अब आप देखें ये बर्तन धोते हैं, आप पानी डालते रहे, उनमें चिकनाई वगैरह, प्रोटीन वगैरह लगी होती, नहीं धुलती। जैसे ही आप लेमन मैक्स डाला या इस तरह का कोई विन बार से धोते हैं तो वो सारे साफ़ होते हैं। क्यों साफ़ हो जाते हैं, तो देखें एक्चुअली इन पे ना इस तरह के ये देखें बड़े बड़े मॉलिक्यूल लगे होते हैं प्रोटीन के। कपड़ों पे लगा लें या डिशेज़ पे लगा लें, एक ही बात है। तो अब देखिए इंजाइम का क्या काम है, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो इसी वजह से वो जो आपके बर्तनों पे, कपड़ों पे दाग धब्बे लगे होते हैं ना, तो इंजाइम उनको तोड़ के छोटे छोटों में करते हैं और वो धुल जाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल एज अ डिटर्जेंट में यूज़ हो गए, यानी धोने के काम में यूज़ हो गए, कपड़ों के प्रोटीन हटाने के लिए, और डिशेज से जो स्टार्च के दाग, यही दाग धब्बे हैं, ये रिमूव करने के लिए होते हैं। फिर फर्मेंटेशन इंडस्ट्री है, अगेन ये वही आपकी जो वो उसने अगेन ही कह दी, क्योंकि लेकिन फर्मेंटेशन और भी चीज़ों में, जैसे ये आपकी ड्रिंक्स हैं, ये बेकरी के सामान हैं, तो ये फर्मेंटेशन इंडस्ट्री है। इसमें भी सारा इंजाइम्स का यूज़ होता है कि जो स्टार्च और प्रोटीन हैं उनको तोड़ के वो शुगर और अमाइनो एसिड बनाते हैं। ये जो आपकी यीस्ट बन रही होती है, ये फर्मेंटेशन में। फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये डबल रोटियां हैं, ये सारी चीज़ें में ही हमारे इंजाइम यूज़ होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने यूज़ सिंपल 4 बता दिए। फूड में यूज़ हो रहा है, उनके नाम याद रख लें, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट में, सफाई धुलाई में, और फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में, ठीक है। ये हमारा हो गया जी ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद बेटा है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो पुरानी बुक हमारी होती थी ना, वहाँ पे तो फिर ये ना बड़ा होता था, ज़्यादा लिखा होता था, यानी लॉक एंड की मॉडल अलग से लॉन्ग आता था और इंड्यूस फिट अलग से आता था। लेकिन अब चूँकि छोटे छोटे लिखे हैं, 3 बातें हमने इसमें करनी है, ये हमारा लॉन्ग हो जाएगा और इंतहाई आसान है। अभी इसमें मैं आपको ये चीज़ यहीं से भी बता सकता हूँ, फिर पॉइंट पर भी पढ़ लेंगे। बेटा जो लॉक एंड की मॉडल है ना, वो ये कहता है, सबस्ट्रेट का तो आपके जहन में है ना, वो चीज़ जिस पे एंजाइम ने काम करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं, जो दूध है आपका, वो सबस्ट्रेट है। जो उसमें आप वो दही का थोड़ा सा ड्रॉप डालते हो, वो आपका क्या होता है, वो एंजाइम होता है, और उससे दही बन जाती है। तो वो दही जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। सबस्ट्रेट वो चीज़ होगी जिस पे एंजाइम ने काम करना है। अब जो लॉक एंड की मॉडल ये कहता है कि जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट है वो जगह जहाँ पे जाके आपका एंजाइम फिट होता है। अब मसलन अब इस एंजाइम की एक्टिव साइट कौन सी है, ये यहाँ से शुरू कर दें, ये जगह जो है इतनी, ये एक्टिव साइट है, क्योंकि ये सबस्ट्रेट यहाँ जाके फिट हो जाता है। तो वो जो लॉक एंड की मॉडल है वो ये कहता है कि जो इसकी एक्टिव साइट होती है, अकॉर्डिंग टू इट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, जो ये एक्टिव साइट है एंजाइम की, ये वाली, ये फिक्स होती है, ये पक्की होती है, मतलब एक फिक्स है। जब भी सबस्ट्रेट इसके पास जाता है तो ये इसके अंदर प्रीसाइजली फिट हो जाता है और एंजाइम इसको तोड़ता है और एक नई प्रोडक्ट में
कन्वर्ट कर देता है। अब इसका और इंड्यूस फिट का क्या डिफरेंस है, जबकि डैनियल कोशलैंड कहता है कि नहीं भाई, जो इंजाइम है ना उनकी ये जो एक्टिव साइट है ये फिक्स नहीं होती, बल्कि जब सबस्ट्रेट इसके पास आता है ना तो वो इंजाइम अपनी शेप उस अपनी एक्टिव साइट को उस तरह बना लेता है, तो इसको इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। तो लॉक एंड की और इंड्यूस फिट में बेटा डिफरेंस समझ आया आपको? लॉक एंड की कहता है कि जो एक्टिव साइट है ये वाली जगह है ये फिक्स है, जैसे ही सबस्ट्रेट आती है उसके अंदर द साइट ऑफ एंजाइम हैज़ अ फिक्स स्ट्रक्चर, तो जैसे ही सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल आता है प्रिसाइजली वो उसके अंदर क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, और इस तरह एंजाइम सबस्ट्रेट का एक ये एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फिर एंजाइम इस पर रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। देन द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एंजाइम्स, यानी सबस्ट्रेट जो है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में, और फिर प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। जबकि इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि ये द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट रिजिड, वो फिक्स नहीं होती, रिजिड नहीं होती। व्हेन द सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विद द एंजाइम, जब सबस्ट्रेट इस एंजाइम के पास आता है, इट्स एक्टिव साइट इज रीशेप्ड, वो अपनी एक्टिव साइट को रीशेप उसके मुताबिक कर लेता है और इस तरह ये काम करता है, ठीक है जी। तो ये देखें छोटी सी हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन था कि मैकेनिज्म क्या है, ठीक। इसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बोर्ड का आपका लॉन्ग क्वेश्चन पक्का पक्का है। अब ये 9 बोर्ड हैं आपके पंजाब के, देख लीजिएगा, ये मैं आज कह रहा हूँ ज़्यादातर बोर्ड में यही आएगा, डिफाइन एंजाइम फैक्टर दैट इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की वर्किंग पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन बेटा हम देखते हैं इनको। ये लॉग की तो हमने पढ़ लिया। बात समझ आई आपको हम क्या बात करना चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि ये एंजाइम है, ये अपना काम कर रहा है, इसको तोड़ दिया इसने अपना काम, जैसे अभी इसमें फिट हुआ जाके और ये इसने इसको तोड़ दिया, ये देखें टूट गया, अपना काम कर दिया। इसी तरह ये अपना काम कर रहा है, ये देखें ये अपना काम कर रहा है। वो कहता है कि इस एंजाइम जो ये अपना अपना काम कर रहे होते हैं, इसकी वर्किंग, इसकी एक्टिविटी पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या ये काम और तेज़ हो जाएगा या कम हो जाएगा, या इसमें मैं एसिड डाल दूँ, कोई तेज़ाब डाल दूँ, ये काम तेज़ हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की बेटा आपको समझ आ गई। हम लॉन्ग क्या पढ़ने लगेंगे? 3 फैक्टर हैं, टेम्परेचर, पीएच और तीसरा है हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो कि इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा एंजाइम की वर्किंग पे। तो जो बेटा सबसे पहली बात हो ना, टेम्परेचर पे बात कर लेते हैं। अभी पहले ना इसकी इमेज देखते हैं। अब एक एंजाइम है ना, जैसे यही वाला एंजाइम, इसी एंजाइम को ले लेते हैं एज एग्जांपल, ये एंजाइम काम कर रहा है। आपका ना टेम्परेचर था लेट से 20, इसकी वर्किंग थी यहाँ पे, आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, उसकी वर्क 30, उसकी देखिए ये वर्किंग बढ़ती जा रही है, आपने उसकी 37 कर दी और वर्किंग बढ़ गई। अब यहाँ तक की बात बताता हूँ, वर्किंग क्यों बढ़ गई। वो कहता है कि जो एक मैक्सिमम आप टेम्परेचर करें ना तो उसकी वर्किंग जो है बढ़ जाती है। उसकी रीज़न वो ये बताता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो मॉलिक्यूल जो है वो हरकत तेज़ी से करने लगते हैं, तो वो जल्दी जल्दी आते हैं और अपने काम करके चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ बल्कि एक एग्जांपल थी। अब ये देखें काम हो रहा है, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो यही काम स्पीड से होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसलिए वो क्या होता है कि जो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उनकी वर्किंग तेज़ हो जाती है। लेकिन वो कहता है कि एक ख़ास टेम्परेचर है जहाँ तक तेज़ होती है, अगर उसके बाद बढ़ाओगे तो आपकी एंजाइम की वर्किंग क्या हो जाएगी, ख़त्म होती जाएगी, ऐसा ऐसा कम होती जाएगी। क्यों है ये बाद में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं कि टेम्परेचर की वो हद, यानी 20 था आपने 37 तक कर दिया तो 20 पे ये वर्किंग थी, फिर ये वर्किंग, फिर जब 37 किया तो ये पीक पे थी इसकी वर्किंग। तो वो कहता है अब इसके बाद अगर आप बढ़ाओगे तो उसकी वर्किंग कम होती जाएगी। तो ये जो पीक पे मैक्सिमम जहाँ पे ये अपना काम कर रहा था ना ये एंजाइम, तो इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। यानी वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम अपना मैक्सिमम काम कर रहा था उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। वो कहता है कि जब आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो बजाय इसके कि उसकी वर्किंग बढ़ जाए बल्कि कम हो जाएगी। क्वेश्चन आता है आपका क्यों कम होती है, ये भी आपका बोर्ड का शॉर्ट बन सकता है। क्यों कम होती है कि
द हीट ऐड, पहले तो ये उसने वही बात बताई कि व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू अ सर्टेन लिमिट द हीट ऐड इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, कि हम ये जो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वर्किंग क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ती जा रही है। सो द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज, तो जो एंजाइम का काम करने का एक्शन है वो तेज़ होता जा रहा है, वर्किंग तेज़ हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि बट व्हेन टेम्परेचर इज रेज वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर इस 37 से भी ज़्यादा आपने टेम्परेचर बढ़ाया यानी 40 किया, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो आपकी वर्किंग उसकी कम होती जाएगी। वो कहता है कि इसलिए कम हो जाती है, अब ये एंजाइम है ना, अब जैसे इसका टेम्परेचर आपने 50 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये एंजाइम इस तरह टूट जाएगा, मतलब ये टूट जाता है ज़्यादा टेम्परेचर में। अब टूट गया तो वो काम ही नहीं कर सकता, जाहिर है वो फिट ही नहीं होगा। तो अब देखिए इसमें बोर्ड के दो शॉर्ट छुपे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी वर्किंग क्यों बढ़ जाती है, या ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो क्यों कम हो जाती है। तो वो कहता है कि जो ज़्यादा हीट है वो उसके बॉन्ड को, एंजाइम के बॉन्ड के मॉलिक्यूल को तोड़ देती है, तो इस वजह से वो अपना ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो मेंटेन नहीं रख सकता, और वो एंजाइम जो है वो अपनी काम करना छोड़ देता है। हाँ, और ये बोर्ड का बहुत बार शॉर्ट आया बेटा, डीनेचरेशन हो जाती है एंजाइम की, यानी जो उसकी नेचर थी वो डीनेचर हो गई है, टूट गई है। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम क्या है। तो हमने कहा कि जब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो होता ये है कि जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है एंजाइम की वो टूट जाती है, इसको हम डीनेचर ऑफ एंजाइम बोलते हैं, और इससे रैपिडली आपका जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, इसमें तो हमें पॉइंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, यही चीज़ें सारी लिखी है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम अपना बेस्ट काम करता है, मतलब ज़्यादातर एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 है। जब टेम्परेचर को हम इस लिमिट में बढ़ाते जाएंगे यानी 20, 22, 23 है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो मॉलिक्यूल का काम है वो रिएक्शन तेज़ होता जाएगा। वेरी हाई, लेकिन अगर 37 से भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, वेरी हाई टेम्परेचर होगा, तो वो एंजाइम के बॉन्ड को तोड़ देता है। इस टूटने की वजह से दिस हैपन द एंजाइम, ये अपनी शेप जिसकी टूट जाती है, लूज कर जाती है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, और डीनेचर्ड एंजाइम हो जाते हैं तो वो काम नहीं कर सकते। तो ये हमारा बीटा अब देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या था कि टेम्परेचर किस तरह इफेक्ट करता है। अब ये बोर्ड का शो, इसमें 2-3 शॉर्ट भी छुपे हैं कि बढ़ाने से क्यों बढ़ जाती है टेम्परेचर, तो ये हमारा उसका आंसर हो गया। बहुत ज़्यादा बढ़ाने से क्यों काम करना छोड़ देता है, तो डीनेचरेशन पे क्या आ गया। और ओवरऑल क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है एंजाइम पे। ठीक है, तो एक हमने बात कर ली। अब आ जाए जी पीएच पे। अच्छा बेटा, पीएच आपकी क्या होती है, पहले ये देख लें। पीएच एक्चुअली होती है कि एक हमारा जो सॉल्यूशन है या मॉलिक्यूल है उसमें कितना ज़्यादा तेज़ाब है, कितनी ज़्यादा उसमें वो बेस है, यानी कोई सॉल्यूशन या कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल कितना एसिडिक या बेसिक है, यानी उसमें कितनी एसिडिसिटी है और कितना वो बेसिक है, एसिड और बेस। ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ेंगे। तो अभी आप यूँ समझ लें कि उसमें हाइड्रोजन आयन कितने मौजूद हैं, सिंपल ये देख लें। ठीक है, तो एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच ऑफ देयर सराउंडिंग, तो वो उसकी पीएच होती है। तो कह रहे पीएच जो होती है ना एंजाइम के सराउंडिंग की, एंजाइम उससे बड़ा इफेक्ट होते हैं। ऑप्टिमम पीएच इज़ द पीएच एट विच एंजाइम वर्क बेस्ट, तो जहाँ पे जिस पीएच पे यानी जितने हाइड्रोजन आयन के अंदर रह के एंजाइम अपना पूरा काम बेस्ट काम करता है वो उसकी ऑप्टिमम पीएच कहलाती है। जब हम उस पीएच को चेंज करते हैं तो असल में अमाइनो एसिड जो उसके अंदर होते हैं उसकी एक्टिव साइट को डिस्टर्ब कर देते हैं। इस वजह से जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है या फिर कम्प्लीटली उसका वो रुक भी जाता है। तो मिसाल के तौर पे जो पेप्सिन एक हमारे पास पेप्सिन जो हमारा एंजाइम है वो कहता है कि हमारी ये पीएच होनी चाहिए हमारे मैदे के अंदर, ये पीएच यानी हाइड्रोजन आयन की तादाद इतनी होनी चाहिए। ये पीएच तादाद नहीं है, ये नेगेटिव लॉग है, आप यूँ समझें, यानी जहन में ये लाए मैदा है हमारा, स्टोमिक है। अब इसमें हाइड्रोजन आयन फिर रहे हैं। ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ कि ये 1.5 आयन फिर रहे हैं, और अगर ये 1.5 से 2 हो जाएंगे तो वो कहता है कि बेस्ट होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन इसके अंदर डाल दो तो पीएच ज़्यादा हो गई तो वो पेप्सिन काम ही नहीं करेगा, या इसमें से कम कर दो
वो आप कहते नहीं है यार मेरे मैदे में तेजाबियत बढ़ गई है, तो पीएच बढ़ गई होती है और वो मैदा आपका काम नहीं कर रहा होता, तो वो ये पीएच है। खैर हम इतनी गहरी बातें इसमें नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि पीएच जो होती है ना, एक एंजाइम जहाँ काम कर रहा होता है ना, तो उसकी पीएच बहुत मैटर करती है, वो बहुत सेंसिटिव है। पीएच जो ऑप्टिमम होती है ना, जैसे पेप्टिमम के लिए 1.5 से 2 पीएच है, इससे ज़्यादा या कम हुई तो वो काम सही तरह नहीं करेगा। इस तरह ट्रिप्सिन है वो 7 और 8 पीएच के दरमियान काम अच्छा सा करता है। तो ये हमारी पीएच की। और इसके बाद बेटा लास्ट हमारा है कि जो सबस्ट्रेट है वो कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो सबस्ट्रेट आपको पता है सबस्ट्रेट क्या है, हमारे पास सबस्ट्रेट वो प्रोडक्ट होती है जिस पे मॉलिक्यूल काम करता है। अच्छा बेटा देखें अब एक जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट होगी ना, जितनी ज़्यादा ये सबस्ट्रेट आप बढ़ाते जाओगे उतना रिएक्शन तेज़ होता जाएगा, ठीक है। तो यही है इसमें, क्यों वो कहते हैं कि सबस्ट्रेट बढ़ाने से ज़्यादा क्यों। अब देखें एन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जितनी आप सबस्ट्रेट बढ़ा दोगे उतनी ज़्यादा आपका रिएक्शन तेज हो जाएगा। एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑल एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड, इन दिस कंडीशन एनी मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइट। अब ये इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। देखिए बेटा एक तो ये है कि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में ज़रा घुमा फिरा के आता है, ये आ सकता है इस तरह कि जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बढ़ाने से रिएक्शन कैसे तेज़ हो जाता है। अब मान लें ये आपका क्या है, ये आपका एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है आपका एंजाइम, और ये आपकी सबस्ट्रेट है, वो प्रोडक्ट है जिसको इसने तोड़ना है। तो अब आपके पास ये एक सबस्ट्रेट थी, यहाँ फिट हो गई, ये जगह खाली पड़ी है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन हो रहा है ना। अब ज़्यादा भर दे सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट, तो एक यहाँ पे काम कर रही है, एक यहाँ पे काम कर रही है, एक यहाँ पे काम कर रही है। तो देखिए कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की बढ़ाने से जल्दी जल्दी निमट रहे हैं। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट भी बढ़ रहा है, क्योंकि एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑल एक्टिव साइट, जितनी भी ये वाली एक्टिव साइट थी ना एंजाइम की, वो ऑक्युपाई हो गई है, उन्होंने संभाल ली है। इन दिस कंडीशन एनी मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइट। अच्छा अब देखें लेट से मैंने एक हद तक उसकी तादाद बढ़ा दी, अब ये तो सारी फ्री, अब तो कोई भी फ्री नहीं पड़ी ना। ये जो कंडीशन है ना इसको बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ फैक्टर। ये जो यानी अब क्वेश्चन आए बोर्ड में कि ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा कि व्हाट इज़ द सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, तो वो कहते हैं कि भाई सबस्ट्रेट की अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि एंजाइम्स जो है फुली ऑक्युपाई हो जाएगा, लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा आप बढ़ा देंगे तो इसको सबस्ट्रेट को जगह नहीं मिलेगी फिट होने के लिए। तो ये जो कंडीशन है कि जब सारी फिल हो गई हैं, ऑक्युपाई हो गई हैं, तो ये सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट कहलाती है। डन बेटा। इसके बाद बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन वैसे बन सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर इसके चांस शॉर्ट में है, लेकिन हमने ये दोनों टॉपिक करने, बहुत आसान सी चीज़ है। अब मैं आपको इसको ये मतलब कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, वेरी इजी। और वैसे भी हमने कोशिश तो की है कि हम सारे ही टॉपिक को इजीली करें। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें, ये चीज़ देखें। अब ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटेटर है। अब देखिए यानी वो कहते हैं ना कोफैक्टर एंजाइम के दोस्त होते हैं, ठीक है। कोफैक्टर एंजाइम के क्या है, दोस्त है, दोस्त है ना, उसका मिलजुल के उसका काम करवा रहे हैं। कोफैक्टर एंजाइम के दोस्त होते हैं, यानी वो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। यानी ये असल में बीमारियां आप कह लें, बीमारी है एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब देखें सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, इसने इसके अंदर फिट होना है और तोड़ना है, लेकिन सबस्ट्रेट को जगह ही नहीं मिलती। क्यों, इनहिबिटेटर यानी जो एंजाइम के दुश्मन होते हैं वो जाके उसके अंदर फिट हो गए। अब जब सबस्ट्रेट जिसने अपने काम निकलवाना था वो बेचारा इंतजार कर रहा है, रिएक्शन ही नहीं होगा। बेटा बात समझ आ रही है। यानी आप यूँ समझ लें कि कोफैक्टर का जो उलट है वो इनहिबिटेटर है। ये कोफैक्टर है, उसकी हेल्प कर रहे हैं, इनहिबिटेटर एंजाइम का काम रोकते हैं। तो यानी इनहिबिटेटर आप यूँ समझ लें कि बीमारियाँ। तो सबस्ट्रेट है ये, इसने जाके फिट होना था और इसने टूटना था, लेकिन उससे पहले ये जाए फिट, ये इनहिबिटेटर जाके फिट हो गया, तो वो जो रिएक्शन होना था उसको उसने रोक दिया। इनहिबिटेटर बाइंड टू द एक्टिव साइट, वो बाइंड हो जाते हैं और डायरेक्टली ब्लॉक द एक्टिव साइट। अब देखिए एक्टिव साइट, ये वाली एक्टिव साइट थी, इसको ब्लॉक कर दिया और उसको बेचारे को जगह ही नहीं मिल रही। तो ये ऐसी एंटिटीज़, ऐसी चीज़ें इनहिबिटेटर बोलते हैं इनको, ठीक है। तो एंजाइम इनहिबिटेटर आर सब्सटेंस दैट अटैच टू एन एंजाइम, जो एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं, एंड रिड्यूस इट्स एक्टिविटी, और इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। दिस डिक्रीज इन एक्टिविटी इज कॉल्ड
एंजाइम इनहिबिटेशन। अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, सारे एंजाइम में ये चीज़ें जाके फिट हो गई तो इसको बोलेंगे एंजाइम इनहिबिटेशन। ठीक है, अब ये दो तरह की है, एक कंपेटिटिव इनहिबिटेशन है और एक नॉन कंपेटिटिव। अब ये बहुत आसान बात है, बुक में आप ये देख लें कि ये कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव। ये देखें, आपको मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कहाँ गई वो कंपेटिटिव इनकम्पेटिटिव की मैंने, हाँ ये सबस्ट्रेट मैंने इमेज इसकी वीडियो बनाई थी, इमेज कहाँ गई, शायद वो कोई मिस हो गई। अच्छा बेटा देखें, बल्कि हाँ अच्छा वो मैंने निकाली थी, फिर आपकी बुक पे इसकी अच्छी एग्जाम्पल बनी हुई थी। देखें जी, कंपेटिटिव कौन सी होती है, अब ये एक्टिव साइट थी ना ये वाली, अब ऐसी चीज़ें जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके फिट हो गई हैं, अब इसे सबस्ट्रेट की ये वाली जगह रुक जाएगी ना, यहाँ इसने फिट होना था, तो ऐसे इनहिबिटेटर जो एक्टिव साइट में जाके बैठ जाएं इनको कंपेटिटिव इनहिबिटेटर बोलते हैं। ऐसे इनहिबिटेटर जो एक्टिव साइट पे तो ना बैठे, कहीं और जाके यहाँ बैठ गए हैं, लेकिन इससे भी एक नुकसान होगा कि जैसे ये इसके अंदर घुसेगा इसकी शेप चेंज कर देगा, तो इससे भी तो उसकी काम में फ़र्क पड़ा है ना, तो ये भी इनहिबिटेटर ही है। तो ऐसे जो एक्टिव साइट पे तो नहीं बैठते लेकिन उसकी शेप चेंज कर देते हैं, तो इनको नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटेटर बोलते हैं। बेटा बात समझ आइए, यानी जो एक्टिव साइट पे बैठ गए, सबस्ट्रेट को जगह ही नहीं दी, ये कंपटीशन में आ गए इसके कंपेटिटर इनहिबिटेटर, और जो एक्टिव साइट पे तो नहीं बैठते लेकिन वो किसी और जगह बैठते हैं लेकिन उसकी शेप को तब्दील कर देते हैं, ये नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटेटर है। कंपेटिटिव, द इनहिबिटेटर लुक लाइक द सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट की तरह के नज़र आते हैं। अब मैं इसकी अगर वो दिखाऊं आपको, ये देखें ये सबस्ट्रेट है ना, ये सबस्ट्रेट है, ये देखा, हाँ अच्छा ये दोनों भी मैंने उसी की एग्जांपल ली थी, सॉरी। अब ये सबस्ट्रेट है यानी जिस पे उसने काम करना है, और इनहिबिटेटर है। अब ये तकरीबन उसी तरह का नज़र आ रहा है ना, क्योंकि उसकी एक्टिव साइट में जाके बैठ गया, तो ये कंपेटिटर इनहिबिटेटर है, ये इसी तरह का नज़र आता है। जबकि नॉन अब ये देखें, ये इसमें फिट होना था जाके, ये इसके अंदर घुसा, इसने इसकी शेप चेंज कर दी, रिएक्शन ही नहीं हुआ, फिट ही नहीं हुआ, तो इसने भी रोका है, तो इनहिबिटेटर है। लेकिन ये एक्टिव साइट पे नहीं जाके बैठा, ये और ये हमारा सबस्ट्रेट की तरह कभी नज़र नहीं आ रहा, तो ये नॉन कंपेटिटर होगा। ठीक है, तो ये देखें इसमें, तो कंपेटिटिव इनहिबिटेटर लुक लाइक सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट की तरह ही नज़र आता है। इनहिबिटेटर कम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट, वो एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन कर रहे होते हैं। मतलब देखें आप, बैठना किसने था, सबस्ट्रेट ने, वो कंपटीशन में जाके पहले बैठ गया। तो व्हेन द इनहिबिटेटर अटैच, जब इनहिबिटेटर अटैच हो जाता है सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, तो सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं हो सकता। वो देखें इनहिबिटेटर जो बाइंड हो गया, जुड़ गया उसके साथ, तो इसकी आगे फिर ये सम एंटीबायोटिक ब्लॉक बैक्टीरियल एंजाइम बाय कंपीटिंग विद देयर सबस्ट्रेट, ये इसकी एग्जांपल है। नॉन कंपेटिटर डज नॉट लुक लाइक द सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट की तरह नहीं होते। ये देखें ये सबस्ट्रेट की तरह है, लेकिन जो नॉन कंपेटिटर है वो ये सबस्ट्रेट की तरह नहीं होते, यानी ये सबस्ट्रेट है ना, ये इनहिबिटेटर है, तो ये इसकी तरह का नहीं है। तो इट बाइंड टू अनदर पार्ट ऑफ द एंजाइम नॉट द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट पे नहीं जाता, ये अनदर पार्ट पे फिट होता है। लेकिन दिस चेंज, इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है कि शेप चेंज हो जाती है एंजाइम की, और उसकी एक्टिव साइट की भी चेंज हो जाती है। द सबस्ट्रेट नो लॉन्गर फिट, फिर वो सबस्ट्रेट जो है उसमें जाके फिट ही नहीं होता और रिएक्शन ही नहीं होता, तो उसकी वर्किंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। जैसे हैवी मेटल और मरकरी है, ये उसकी एग्जांपल है। ठीक है बेटा, ये हमारा था जी कंप्लीट चैप्टर, बाकी ये तो आपका कट था। उम्मीद है बेटा मुझे काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेटा ज़रूर बताना है कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।